आपने जब सिंगिंग लाइन स्टार्ट करी तो कैसे कैसे आप आगे बढ़े, क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको एक एज अ ऑब्स्टिकल आपने फेस करी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास मोर देन लाइक 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। एक गुरुद्वारे में गाया था। ओके। गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार लगा हुआ था। मैं बहुत छोटा हुआ था, मैंने 6 साल का, समझो 6-7 साल का रहूँगा। तो मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट करी कि जी मुझे भी गाना है। तो आप बिलीव करना कि वहाँ के जो रागी जी थे जी, प्रधान रागी जी, उन्होंने कहा कि पुत्र क्या गाएगा। मैं कहा जी मैं गा लूँगा, बस मेरे को गाना है। जब कभी आपने कोई ऐसा गाना गाया हो माता का या कोई भी हमारे भगवान का जहाँ किसी ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए हो? बहुत सारे जो परमात्मा ने मेरी झोली में भजन डाले, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं। जब मैं शुक्राना लिखता हूँ या गाता हूँ, जिस वक्त लिख रहा होता हूँ उस वक्त मैं रोता हूँ, जिस वक्त गा रहा होता हूँ उस वक्त लोग रोते हैं। कोई ऐसा पुराना सिंगर, कोई लेजेंड जिसको आप बहुत सुनते हो? कोई खराब था ही नहीं। मेरी लाइफ में मैंने किसी को खराब देखा ही नहीं। जो जिसकी जो जगह थी, जो जहाँ है वो लेजेंड है। आप किशोर कुमार, रफ़ी साहब, हेमंत, मैंने सब मतलब मन्ना डे साहब को मैंने बहुत सुना। उनको सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। यशुदास जी को सुन के बड़ा अच्छा लगता था। रफ़ी साहब को सुन के बहुत अच्छा लगता था। किशोर साहब के ऐसे ऐसे गाने, मुकेश जी के ऐसे ऐसे गाने, मतलब मैं सुनता था, रोता था। अब मैं किसको बेस्ट करूं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी कैटेगरी है वो म्यूजिक की है। हालांकि हमने म्यूजिक से रिलेटेड अभी तक इतने कोई पॉडकास्ट करे नहीं है, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने स्पेशली, हम लोगों ने उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। टाइम थोड़ा सा उनके पास कम रहता है, बट आज उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। और ये जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें आज हम बात करेंगे म्यूजिक से रिलेटेड और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी इंडस्ट्री की बातें जो आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए। और बने रहिए इस पॉडकास्ट में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है ज्ञान पंकज जी, जिनको डेफिनेटली आपने, अगर आपका इंटरेस्ट लाइव शोज में होता है, भक्ति में होता है, भजन में होता है, कहीं ना कहीं उनको आपने जरूर देखा होगा। सो चलते इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे ज्ञान पंकज जी, कैसे हैं आप? बहुत कृपा है भगवान की। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये सिंगर हैं और राइटर भी हैं, और आज ये बताएंगे अपनी कला के बारे में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो ज्ञान पंकज जी, आप मेरे को ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है म्यूजिक की, ये कैसे स्टार्ट हुई? मेरी म्यूजिक की जर्नी, मेरी म्यूजिक संगीत यात्रा तो आप ये समझ लो कि जब मैंने बोलना सीखा तब से ही शुरू है। मतलब जब एक इंसान बोलना स्टार्ट करता है तब से हाँ, मैंने संगीत में ही अपने आप को बढ़ता देखा है। मैं राइट नहीं कह सकता कि मैं 5 साल का था या 6 साल का था, बस, लेकिन मेरी शुरुआत तो तब से ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि क्या पता है पिछले जन्म की कुछ ऐसी चीजें हो जो आज आपके साथ जुड़ गई हो, राइट? कि शुरुआत से बचपन से ही किसी का म्यूजिक में, तो आपको की बैकग्राउंड रहा है म्यूजिक में? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड? हाँ जी, मेरी मदर म्यूजिक से थी। उनको गाना अच्छा लगता था, वो भी भजन गाती थी। ओके। बट वो प्रोफेशनली नहीं गाती थी। और ये समझ लो कि मेरे अंदर उन्हीं के अंश हैं, और ये सब उनकी कृपा है। ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपने जब सिंगिंग लाइन स्टार्ट करी तो कैसे कैसे आप आगे बढ़े, क्या क्या ऐसी चीजें आपको एक एज अ ऑब्स्टिकल आपने फेस करी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास मोर देन लाइक 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। सो ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि एक सिंगर क्या क्या वो ऐसी चीजें फेस करता है अपनी लाइफ में, कुछ आप बताइए। मैंने सबसे पहले एक गुरुद्वारे में गाया था। ओके। गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार लगा हुआ था। मैं बहुत छोटा हुआ था, मैंने 6 साल का, समझो 6-7 साल का रहूँगा। तो मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट करी कि जी मुझे भी गाना है। तो आप बिलीव करना कि वहाँ के जो रागी जी थे जी, प्रधान रागी जी, उन्होंने कहा कि पुत्र क्या गाएगा। मैं कहा जी मैं गा लूँगा, बस मेरे को गाना है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे माइक दे दिया। उस वक्त मैंने तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये मैं गाया। मतलब मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था जी। मैं ऐसे ही
यूज मतलब ऐसे ही चला गया कि भाई खेल रहा था, अंदर आवाज़ आ रही है, अंदर जाके मैं बैठ गया और मैंने कह दिया मुझे गाना है जी। तो उन्होंने मेरे को माइक दे दिया। अब माइक में मैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हूँ गा रहा हूँ, तो बाहर से 2 4 5 लोग आ गए कि गुरुद्वारे से ये ऐसी प्रार्थना की साउंड आ रही है, तो वो गाया, सबने फिर क्लैपिंग करी। तो मेरे को रागी जी ने उस समय करारा 2 का नोट दिया था। अच्छा जी। हाँ सर, ये बात है 84 के आसपास, जी। 83 84 के आसपास की बात। बस उस दिन मेरे को ये लगा कि मैं गाता हूँ या मेरे को गाना अच्छा लगता है। फिर आज ये समझ लो कि मेरे जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि एप्रिसिएशन जब मिलती है काम को लेकर, हाँ, प्रोत्साहन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है। जी जी मिलता है। तभी तो मेरे फादर खेलने के लिए रैकेट लाते थे। जी रैकेट जी। मैं सबकी नजर बचा करके एक रैकेट तोड़ देता था और ऐसा दूसरे का गिटार बना लेता था ना। अच्छा। तो इंस्ट्रूमेंट्स का भी शौक रहा है हाँ आपको? हाँ जी हाँ जी। तो लाइक ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट मेरे को बहुत ज्यादा मेरे interest को है? म्यूजिक का शौक था, मुझे हर चीज अच्छी है। मतलब आप ये समझ लो कि संगीत से जुड़ी जो भी आप बात जी। समझो वो मुझे अच्छी लगती है। गिटार बजाना, ढोलक बजाना, ये वो सब संगीत मुझे अच्छा लगता है। उसमें जो चीज आए वो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, मतलब सीखा आपने सब कुछ है क्योंकि नहीं, कहते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। अच्छा। हाँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कह लो या सबसे बड़ा चमत्कार कह लो। विडंबना ये कि मैंने विधिवत रूप से अभी तक संगीत सीखा नहीं, और इस बात का मुझे अपने मरते दम तक अफसोस रहेगा। आपने कभी लाइक कोई ट्रेनिंग नहीं ली? कोई विधिवत रूप से कभी नहीं ली। Okay. ये सिर्फ भगवान का मुझ पे उपकार समझ लो, उन्होंने मुझ पे तरस खाया समझ लो। मैंने किसी भी चीज़ की कभी विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली। अभी मैं जो गाता हूँ वो उनका आशीर्वाद है। तो कभी आपको लगता नहीं कि थोड़ा बहुत लगता कि है, मैं बहुत लगता है, कुछ- बहुत ज्यादा लगता है। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा। बहुत ज्यादा लगता है। इवन मतलब आज जी। मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ और बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपने वहाँ कहाँ से सीखा है, उधर से सीखा, इधर से सीखा। मैं लिटरली आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने जीवन में मेरे उस जो गुरुदेव थे श्री राजकुमार पंकज जी, जी। वो म्यूजिक टीचर थे। उनके सैकड़ों स्टूडेंट थे, मैं गंडाधारी स्टूडेंट था उनका। उन्होंने मुझे कई बार बोला कि तू क्लास लेने क्यों नहीं आता। लेकिन जब आपके साथ आपके बच्चे जुड़ जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है जी। और उनका गुजर बसर घर परिवार को चलाना मेरे लिए पहले वो था। Got it. तो बचपन में भी थोड़े से तंग हालात थे। ये जो तो फिर आपने इसको अपना पैशन पहले बनाया, फिर आपने इसको अपना कैरियर बनाया, ऐसा कुछ हुआ है? सर पैशन तो मेरा आज भी यही है। कैरियर कैसे बनाया? कैरियर मैंने जब मैं 6 में था तब से, वो मैंने नहीं बनाया, बाय गॉड, उन्होंने बनाया। ठीक है। जब किसी ने मुझे कहीं किसी के घर कीर्तन हो रहा है वहाँ सुन लिया, तो वहाँ कोई मंडली वाले थे तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। ये टर्निंग पॉइंट हो गया। वो मेरे घर आए कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है, या जो भी उस उन्होंने कहा कि जी इसको आप हमारे साथ भेजो जी। तो मेरे फादर ने मना किया, मेरी मदर ने भी मना कर दिया था। फिर मैंने उनको जिद करी, नहीं मम्मी मेरे को जाना है, पापा जाना है। तो उन्होंने बाल हट समझ के कहे कोई बात नहीं ध्यान दो। बट जब उन्होंने जिस वक्त मेरे को 10 से 20 पैसे जेब खर्ची मिलती थी, तो वो मंडली वालों ने मेरे 11 रुपए फिक्स कर दिए। तो कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था और जरूरत भी थी, लालच भी था। और पैशन की अगर आप बात कहो, मैं 24 घंटे अपने काम में ही रहता हूँ। आज भी मैं 24 घंटे अपने काम में रहता हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सोते सोते किसी भजन की कोई लाइन बन जाती है तो मैं रात को 2:30 बजे उठ करके भी लिखने लगता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं इंटरनली वो चीज आपके से जुड़ चुकी है।
हाँ, कि अगर कोई धुन आपके दिमाग में आ रही है तो आप उसको जल्दी से लिख लेते हो, या कोई कोई words शब्द आ रहे हैं, कोई कोई शब्द आ रहे हैं। हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी, यही एक आई गेस खूबी होती है एक एक म्यूजिक, जो म्यूजिक लवर होते हैं स्पेशली। तो आपका लाइफ में जब कोई जब आपने स्टेज शो करा था पहला, जहाँ पे आपने कोई जागरण में आपने परफॉर्म करा हो, या कोई माता की चौकी में आपने परफॉर्म करा हो, वो एक अनुभव क्या रहा आपका उसने तो जीवन बदला। उन्हीं दिनों से? उसी एक कीर्तन ने, उस एक जो मैंने गुरुद्वारे में गाया था, जी। उसने मेरा जीवन बदला। वरना तो मैं मम्मी के साथ जाता था, मम्मी जैसे सत्संग भजन जैसे होते जी। हैं उसमें जाती थी। तो बालक मैं छोटा, तो मुझे कहाँ छोड़ के जाएंगी, मुझे साथ ही लेके जाती थी। तो लेकिन जब मैंने स्वयं गाया, खुद जाके कहा, तो ये वाहिगुरु का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि जिन्होंने वो मौका दिया। वो मौका नहीं होता तो क्या पता बात कुछ और होती। बिल्कुल सही। तो आपके लिए भक्ति क्या है? मेरे लिए भक्ति उसको याद करना, उसके बारे में लिखना। कई लोग मुझे बोलते हैं कि पंकज जी आपका पूजा करते हो, तो मैं कहता हूँ भाई जिस वक्त मैं लिख रहा होता हूँ, मेरी पूजा तो तभी होती है। मेरे लिए भक्ति मेरा काम है। मैं 2 घंटे घंटी बजाऊंगा, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे इस उम्र में अभी तक की जो मैंने यात्रा की है, इसका एक्सपीरियंस ये है कि वो मेरी हर बार सुनता है। उसके लिए मुझे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी अपनी रचनाओं में उससे अपनी बात कर लेता हूँ। तो आपकी मेन बेसिकली पूजा वही है मेरी जिसमें पूजा आप वही लिख रहे हो, संगीत के से रिलेटेड कुछ भी आप कर रहे हो, हाँ, वही आपके लिए पूजा संगीत है। ही भगवान है। संगीत ही भगवान है, बिल्कुल सही। आप बताओ ना, जिस संगीत को सुन के किसी को रोना आ जाए, जिस संगीत को सुन के किसी को हंसना आ जाए, बिल्कुल। ये दोनों चीज किसी आम आदमी के हाथ में थोड़ी है। ये दोनों काम तो परमात्मा ही कर सकते हैं। तो कभी आपने ऐसा कोई इंसिडेंट आप अपने यहाँ पॉडकास्ट में शेयर करना चाह रहे हो, जब कभी आपने कोई ऐसा गाना गाया हो माता का या कोई भी हमारे भगवान का, जहाँ किसी ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए हो? बहुत बार होता है, तो ये तो बहुत बार होता है तो सर। कैसे उस सिचुएशन को आप सर, हैंडल करते हो? उनको मैं क्या हैंडल करूंगा, मेरी अपनी हालत खराब हो जाती है, उनको मैं क्या हैंडल करूंगा। बहुत सारे जो परमात्मा ने मेरी झोली में भजन डाले, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जब मैं शुक्राना लिखता हूँ या गाता हूँ, जिस वक्त लिख रहा होता हूँ उस वक्त मैं रोता हूँ, जिस वक्त गा रहा होता हूँ उस वक्त लोग रोते हैं। तो मतलब जब कोई इंसान कोई लिरिक्स लिख रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके जज्बात भी उससे जुड़ जाते हैं। बिना जज्बात जुड़े आप लिख कैसे सकते हो? बिना जज्बात जुड़े तो आप प्रोफेशनली लिख सकते हो कि सामने उसने कहा कि मुझे 4 ईंटें वहां लगानी, 4 ईंटें वहां लगानी है, एक गमला वहां रखना है, इसका गीत बना दो। वहां कमर्शलाइज आप सोचकर फिर लिखोगे कि ईंट भी दिखानी है, गमला भी दिखाना है, पंखा भी दिखाना है। बट यदि आप स्वयं से कुछ लिख रहे हो, यदि आप दुखी हो उस वक्त और कोई शब्द आपके जीवन में कुछ ऐसे दौर चल रहा है या कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं, तो आप वो लिखोगे। और जब चारों तरफ से आ रहा है खुशियां, बिल्कुल, तो वो लिखोगे। तो कब आपको ऐसा लगा अपनी लाइफ में कि मेरे को एज अ राइटर भी इस फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि आप देखो, राइटर भी ऐसा हो गया जो म्यूजिक से प्यार करता है, वही लिख सकता है। कब आपको ऐसा लगा? सर, ख्याल तो सबके मन में आते हैं, जो शब्दों को सही जगह लगा दे वही लेखक कहलाते हैं, है ना जी। और मैं, किसी ने पूछा कि जैसे आपका भी ये सवाल है कि मैं कब से लिखना शुरू करा, 10-11 साल का था जब से। मतलब आपने 10-11 साल की उम्र से लिखना भी स्टार्ट कर दिया था? हाँ, एक्चुअली क्या है कि बस जो मन में शब्द आ रहे ऐसे लिख दिए। फिर सेकंड का काफिया बन गया, फिर अंतरे बन गए, फिर मम्मी को सुनाया कि ये देख मम्मी, ये मैंने लिखा है, तो मम्मी की तरफ से
अप्रिशिएशन मिली, फिर हौसला, बहुत ज़्यादा नहीं लिखता था, महीने 2 महीने में 6 महीने में कभी, मतलब हाँ पहला मैंने 1 साल का रहा होगा तब लिखा था, 10-11 साल का। तो आज की डेट में आपको ऐसा नहीं लगता कि हर कोई इंसान अपने आप को राइटर समझने लग गया है? ऐसे यूथ में बहुत ज़्यादा मिथ हो गया, कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब जो एक ऑथेंटिसिटी थी एक लिखावट की, जैसे आपके टाइम से आपने वो चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी होगी, जो शुद्धपन था, जो प्योरिटी थी, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं कम हो गई है। आपको ऐसा लगता नहीं है? सर किसी चीज़ की अधिकता क्यों होती है बताओ? किसी चीज़ की अधिकता तब होती है जब उसको यूज करने वाले ज्यादा हों। राइट। आप समझे? किसी चीज की अधिकता तभी होती है जब उसका इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हो। जब गलत चीज आप कह रहे हो, बेढंगे गाने, बेतुके गाने जी जो मिलियनों क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर जो राइटर है वो कहते हैं जी मेरे को घर चलाना है, टोपी को ऐसे घुमाना है ना, छतरी को ऐसे घुमाना है, वो कुछ भी लिखेगा, वो कुछ भी लिखेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि उसको मालूम है, अब क्या बोलूं मैं, ऐसे ऐसे गाने हैं बहुत ऐसे आप घर में सुन भी नहीं सकते, बिल्कुल सही, लेकिन क्या है कि वो ट्रेंडिंग में है। एंड इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबके घर में वो गाने बजते भी, बच्चे भी वो मेरे गाने घर में गाते नहीं हैं। बजते, मेरे घर में तो बहुत बजते हैं, मेरे घर में नहीं बजते। क्योंकि आपने वो एक कहते हैं रूल्स रखे होंगे उस चीज के, एक नियम बांधा होगा। देखो बड़ी सीधी सी बात यह है कि आपके बच्चे आपके कहने में हो, आपकी वाइफ आपके कहने में हो, आपसे सुखी कोई नहीं। तो बात मान जाए, बिल्कुल ठीक। हम अपने माता पिता के कहने में थे तो अभी तक बच्चे हुए, ये तो सच है। वरना जिस लाइन में हम हैं, अच्छे बुरे हर लोग हर लाइन में होते हैं, बट जो संस्कारों के जो खेल हैं, जो हमें अपने माता पिता से मिले, हमने वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चों ने उस पर खरे उतरे। और आपने भी बताया था ऑफ द कैमरा कि आपके जो आपकी डॉटर है वो भी सिंगर है, बहुत शानदार, एंड बहुत ही शानदार सिंगर है। हाँ हाँ। और थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए आप पॉडकास्ट में, हल्का सा कुछ भी। एक्चुअली मैंने, जब मेरी बिटिया 12-13 साल की थी, हाँ जी, तो मेरा फ़ोन घर पे ही था, मैं कुछ सामान लेने घर गया था, तो जब मैं आया तो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी। मैंने सुना तो कोई गाना था, बहुत सुरीला था। मैं यार बड़ा सुरीला, ये कौन गा रहा, ये किसकी आवाज़ है? तो मेरी वाइफ ने कहा, भावना ही लगी हुई थी अंदर कमरे में। फिर मैंने उसको बुलाया, वो डरती डरती आई। मैं, बेटी आप गाने? कहने हाँ पापा। मैं कहा यही दोबारा सुनाओ। उसने सुनाया तो लिटरली मैं रोने लग गया, भाई भगवान ने उसको कंठ दिया। जी, अच्छा जी। तो तब से उसकी यात्रा तब से शुरू हो गई थी। गॉट इट। तो कहीं ना कहीं आपके मेरा बेटा है। भी अभी इसी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, तो परमात्मा उन दोनों पे भी कृपा करेंगे। और बहुत ही अच्छी बात होती है कि एक पूरी फैमिली अगर म्यूजिक में है तो एक कहते हो कि बहुत भक्ति रिलेटेड भी ये चीज देखी जाती है कि एक शुद्धता, एक प्योरिटी वो बनी रहती है कि म्यूजिक सेफ है उस जगह एक तरीके से। हाँ, संगीत हमारे घर में सेफ है। हम भद्दा संगीत नहीं सुनते, वही हमें संगीत के अनेकों रूप पसंद हैं। मैं पंजाब संगीत को मैंने बहुत सुना, बहुत ज़्यादा। राजस्थान संगीत को मैंने बहुत सुना। मतलब संगीत का हर क्षेत्र मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि संगीत जिस क्षेत्र में होगा ना, उसका अपना रंग होगा। आप एक बार आंख बंद करके सुनिए, कभी कव्वाली सुनिए, कभी गज़ल सुनिए, कभी भजन सुनिए, ओह आनंद ही आनंद। हाँ, मेरे पास मतलब मेरे पास कम से कम 10 से 12 हज़ार कैसेटों का वो था संग्रह, हाँ कलेक्शन। जब कैसेटों का दौर, मैं जिस एरिया में, जिस स्टेट में जाता था, वहाँ की म्यूजिक की कैसेट उठा के ले आता था। मेरा मतलब मैक्सिमम समझो कि मैंने जीवन भर सुना ही सुना है, आज भी सुनता ही हूँ। और देखिए कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जो 1980s 90s
70s के जो गाने हैं आज वो रीमेक भी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना उसको सुनने में मजा आता है। आज की डेट में इतना कंज्यूम कर चुके हैं लोग, उन पे कुछ बचा ही नहीं है। तो शायद वो जो पुरानी चीजों को वो नए तरीके से लाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं वो सही है गलत है आपके नजरिए से? सर ये वही बात है, आज बाजार में एक से एक बढ़ के चॉकलेट और मिठाइयाँ आ गई हैं, लेकिन जब आपके घर में खुशी होती है तो लोग क्या बोलते हैं, यार लड्डू नहीं खिलाया तूने यार। बिल्कुल। हैं यार लड़का हुआ है या तूने नया घर मिठाई लिया नहीं है। खिलाई, चॉकलेट नहीं बोलता भाई। कोई बोलता है चॉकलेट खिलाओ, वो यही बोलते हैं ना लड्डू खिलाओ। आज लड्डू के स्वरूप कितने बदल गए, लड्डू नहीं खिलाया, मेवे के लड्डू, फलाने के लड्डू। ऐसे ही इसमें है, जो हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े कर गए ना, इस आने वाली पीढ़ी में कोई कुछ अनोखा कर जाए तो बात अलग है। इसी पे बात करते हैं, कोई ऐसा पुराना सिंगर, कोई लेजेंड जिसको आप बहुत सुनते हो, और एक वो नाम बता दो जिसको आज की डेट में आप सुन रहे हो, जो आज का आर्टिस्ट हो। ये दो कोई नाम बताओ आप मेरे को अपने एंड से। सर मैं अपने विचार से किसको बेस्ट कहूँ, क्योंकि कोई भी तो कम नहीं है। कोई भी नाम जिसको आप बहुत सर सुनते हो। वैसे नाम लेने को मैं आपका नाम ले लेता हूँ, चलो आप भी तो बहुत अच्छे सिंगर हो। जी। कोई खराब था ही नहीं, मैंने अपनी मेरी लाइफ में मैंने किसी को खराब देखा ही नहीं। जो जिसकी जो जगह थी, जो जहां है, वो लेजेंड है। आप किशोर कुमार, रफी साहब, हेमंत, मैंने सब मन्ना डे साहब को मैंने बहुत सुना, उनको सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। यशुदास जी को सुन के बड़ा अच्छा लगता था, रफ़ी साहब को सुन के बहुत अच्छा लगता था, किशोर साहब के ऐसे ऐसे गाने, मुकेश जी के ऐसे ऐसे गाने, मतलब मैं सुनता था रोता था। अब मैं किसको बेस्ट कहूँ? और आज की डेट में कोई ऐसा सिंगर जिसको सुनकर आपको रोना आता हो, कोई एक नाम। किस वे में रोना आता हो? एक अंदर से आपको प्योरिटी फील होती है, उसकी आवाज में अच्छा। दर्द हो कुछ आपको नहीं लगे। ना, अभी तो ऐसे भी है जिनको सुन के वैसे भी रोना आता है, उस वे में, एक अच्छा, अच्छे प्योर वे में, खुशी में। वैसे मुझे A.R. रहमान साहब के म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उनके सब गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्होंने जिससे भी गवाया। अरे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स, मैंने क्या बोला कि उन्होंने जिसको गवाया, हरिहरन साहब, सोनू निगम जी, अरिजीत, मतलब उन्होंने जिसको भी गवाया, संगीत बहुत लोगों ने दिया, लेकिन करंट में यदि आपको कोई छू जाए वो वही है। लेकिन एक ना एक बात ये भी है अरिजीत सिंह की भी, अगर कह लो कि कोई एक गाना उसका ऐसा नहीं है जो फ्लॉप हुआ हो, कोई एक गाना ऐसा नहीं है उसका। क्या ऐसा है उसमें कि आज की डेट में जो उसको इतना सक्सेसफुल बनाती है? मैं बता, आपके नजर से क्या है? मेरी नजर से बता रहा हूँ जी। जितना मैंने भाई के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, जी। जिसके साथ भगवान रहते हैं ना, उस पे डुप्लीकेट रंग नहीं चढ़ता। अगर आप ने उनको देखा हो पर्सनल वे में, या आगे पीछे कभी उनकी कोई वीडियो देखी हो, जी। कितने सिंपल रहते हैं, बहुत सिंपलिसिटी, ठीक है? बहुत है, बहुत। आज किसी को 1-2 लाख रुपए मिलने लग जाए तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है। सही, आप समझे? सही। वो करोड़ों रुपए लेकर के भी अपने इवेंट में, अपने शोज में बिल्कुल सिंपल आते हैं। और अभी एक रिसेंटली, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, एक पॉडकास्ट चल रहा था, रफ्तार जो रैपर है और इक्का एक रैपर है, इन्होंने भी ये क्लेम करा था कि अरिजीत सिंह इतना अमाउंट लेता है कि आज की डेट में वो A.R. रहमान से भी बहुत ज्यादा है लेने के तौर पे, एक जो उसका चार्ज है, बट स्टिल इतनी सिंप्लिसिटी उसके अंदर है। सर देखो, फिर बात वही हो गई यार, मेरे को भोजन के अंदर दाल और रोटी पसंद है, जी। ठीक है? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे दाल रोटी खानी है तो मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो। मेरे प्राइस क्या होंगे, मैं कैसे रहता हूं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, राइट। मेरे प्राइस क्या होंगे इसको आप तय नहीं करोगे, इसको मैं तय करूंगा। और अपने प्राइस को मैं वैसे तय करूंगा कि मैं आखिरी तक पैसे को बढ़ा के ना, मैं जो मेरा अपना पर्सनल मैं कहूं, अपनी कहूं, तो मेरे उस्ताद ने मेरे को एक बात सिखाई थी कि पैसे उतने बढ़ाना कि कल को कम नहीं करने पड़े। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। बताइए, हर फील्ड के लिए लागू होती है चीज। ये हर फील्ड के लिए है। आज भाई
आप समझो कि आज यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 रुपये ले रहे हो और अगले साल 5,000 के प्रोग्रामों में आपको महीने के 20-30 प्रोग्राम मिल गए, ठीक है, दो महीने बीत गए और तीसरे महीने के जी मैं तो 20,000 रुपये लेता हूँ। वो जो 25 की रेशियो है ना, वो 5 पे आ जाएगी। बिल्कुल सही। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता भी है। यदि मैं 40 साल तक इस लाइन में स्टेबल हूँ, जी आज भी भगवान की कृपा से हमारे पास काम रहता है, जी, तो उसके पीछे रीजन ही यही है कि हमने जिसने 5 साल पहले हमसे कार्यक्रम कराया होगा तो उसे मालूम है कि हर साल इतने % की रेशियो से पेमेंट बढ़ गई होगी, थोड़ा थोड़ा एक, तो उसको हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ ये कहते हैं सर आपके 5 साल पहले आपके डायरी में देख लो कितना लिखा है और इतने रेशियो से बढ़ा करके दे देना। तो सर दिल्ली में क्या लाइव शोज की ग्रोथ है, लाइक फ्रॉम द लास्ट 5 years आफ्टर कोरोना, क्या ग्रोथ रही है एक लाइव शोज की? भक्ति के, जागरण, माता की चौकी, क्या वो ग्रोथ रही है अब तक? आपने बहुत शोज करे जैसे कि, तो आप बताइए थोड़ा। जीवन चलने का नाम है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी 2020 मार्च, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, जी ठीक है, मार्च में हम लोगों पे कम से कम 20-22 कार्यक्रम बुक थे, जी, ठीक है। जब तक वो अनाउंस ही नहीं हुई थी डेट, तब तक हम रेगुलर करे जा रहे थे। हमने 4 प्रोग्राम डर के साए में किए थे कि नहीं अभी नहीं बढ़ेगा, नहीं अभी नहीं होगा, चलो चलो देखी जाएगी, मास्क डाल लो, ये कर लो, डिस्टेंस बना लो। पर जैसे ही अनाउंस हुआ हमारे सारे कार्यक्रम लाइन से कैंसिल होने शुरू हो गए और हम घर बैठ गए। लेकिन जैसे ही 2021 अप्रैल मई के बाद जब थोड़ा खुला, 22 में लोगों ने बहुत काम किया, 23 में लोगों ने, तब से बहुत काम कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हो कि भजन संध्याएं बहुत होती हैं, शाम भजन बहुत होते हैं, माता की चौकी बहुत होती है। आप समझो अगर कोई हैवी डेट है तो अकेली दिल्ली में 10,000 कार्यक्रम होते हैं। मतलब वो जो ग्रोथ लेवल है वो बढ़ गया है बहुत ज्यादा। सर देखो, जिसने परमात्मा का शुक्र करना है, जी, दुनिया में सबसे बड़ी भक्ति होती है शुक्र आना, बिल्कुल, है ना। तो वो जिसको परमात्मा ने बख्शा है, उसकी बेटी की शादी है, उसके पोता हुआ है, पोती का जन्मदिन है, कुछ भी है, वो मौका ढूंढ रहा है उसका शुक्राना करने का कि गत्थे लगे इनमें से कुछ निकाल देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप बताओ, अभी तो फैमिली वाले हो। बिल्कुल सर, एग्री। और ये चीज है कि मेरा भी ये मानना है, पर्सनल पर्सपेक्टिव भी मेरा ये है कि हाँ, धीरे धीरे लोगों की जो श्रद्धा है वो बढ़ती जा रही है और उससे वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं चीजों के जरिए, शोज के जरिए, जिन्होंने संध्या के जरिए मंदिर को लोग मंदिरों को सजवाते हैं, किसी के ऐसे शौक है ना। अब हमारे दिल्ली के एमिल के शर्मा जी हैं जी, नाम तो के शर्मा जी हैं शायद, तो उनका शौक है, वो बहुत बड़े बड़े मंदिर सजवाते हैं। और वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, आप देखते हो ना वैष्णो देवी की डेकोरेशन पे जो इतने पूरे महीने डेकोरेशन चलती है। हाँ, अमृतसर गुरुद्वारा हो गया, कामाख्या मंदिर हो गया, उन्होंने कहाँ नहीं सजवाया। उनका शुक्राने का ये तरीका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुलशन जी के शुक्राने का तरीका ये है कि कितने सालों से भंडारा चल रहा है। और कभी किसी ने आपको बोला है कि आपका जो थोड़ा फेस है वो गुलशन कुमार जी जैसा? आप ही बोल रहे हो सर, किसी ने नहीं बोला। नहीं, शायद मेरे एक ने और बोला था जी। हाँ, बट वो कहाँ, मैं कहाँ। बहुत सही, अच्छा कर रहे हैं सर आप। मैं यही जानना चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप कोई एडवाइस दीजिए उन न्यू सिंगर्स को, न्यू कमर्स को जो आना चाह रहे हैं सिंगिंग की लाइन में लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आपके एक्सपीरियंस से आप उन्हें क्या गाइड करोगे? अच्छे लोगों के साथ रहिए, पेशेंस रखो, बहुत मेहनत करो। बिना इन 3 चीज़ों के
किसी को सक्सेस नहीं मिली है। और जिनको बहुत शॉर्ट टर्म की सक्सेस मिलती है ना, जो बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, वो सक्सेस थोड़े समय के लिए होती है। तो लोगों के आज की यूथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, काफ़ी ऐसे सिंगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो माइंडसेट उनका ये है कि मेरे को 2 साल में 3 साल में सक्सेस मिल जाए। टारगेट रखना बुरी बात थोड़ी है ठीक है, भाई, टारगेट रखिए घर बैठ जाओ, वो गलत है। वो गलत है ना। टारगेट रखना बहुत अच्छी बात है, जिसने टारगेट ही नहीं रखा उसका, भाई आप छोटे छोटे टारगेट रखो। मैंने अपनी लाइफ में क्या किया कि जिस वक्त मेरे को 400-500 रुपये मिलते थे, तो मैं भगवान को कहता था 700 करवा दो। फिर जब 700 हुए, 1000 करा दो, 1500 करा दो। रात को सोचता था लेटे लेटे, अगले साल तक 2000 कर दूंगा पेमेंट, हो गई। लेकिन सोच के 2000 तक कर दूंगा पेमेंट, वो कब हुई? जब मैंने उस फील्ड में मेहनत करी, उस पे काम करा, उस पे काम किया, जी। अपडेट, अपने आप को अपडेट किया, अपने भजनों को अपडेट किया, अपनी सिंगिंग को अपडेट किया, अपनी परफॉर्मेंस को अपडेट किया। छोटे छोटे, ये नहीं कि अभी मैं 5 रुपए लेता हूँ भगवान मैं 5 करोड़, नहीं ना। छोटी छोटी स्टॉपेज से, छोटे छोटे टारगेट से का सबसे बड़ा फायदा मालूम है क्या होता है? कि बहुत कि मुमकिन है जो ख्याल था उतना नहीं मिला, मुमकिन है जो ख्याल था उतना नहीं मिला, लेकिन जो हिस्से आ गया उसका मजा तो ले। बिल्कुल सही, बहुत सही, हाँ, बहुत अच्छी लाइन है। मैं आपसे यही चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने इतने अच्छे से समझाया और काफी ऑडियंस को समझ आ गई होगी चीज कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि लेट सपोज कि कोई इंसान मेहनत कर रहा है, अब वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि साइड वाले को उससे ज्यादा जल्दी मिल गए फल। लेट सपोज कि दोनों एक ही जगह पर आए, कोई एक प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन साइड वाला अपने आप आगे निकल गया, लेकिन पहले वाले की मेहनत बहुत ज्यादा थी और उसने सब कुछ छोड़कर दूसरी फील्ड में चला गया हार मानकर। तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या समझाओगे आप? सर मोटिवेट के लिए देखो, बहुत, एक माँ के 5 बेटे होते हैं जी, ठीक है, पांचों ही सक्सेस हो ये तो जरूरी नहीं। बिल्कुल सही, सब अलग अलग, 5 उंगलियां बराबर नहीं, 5 उंगलियां बराबर है, और आपके बराबर वाला आपसे आगे निकल गया तो आप अपनी किस्मत को खराब मत करो, आपके काम करने के तरीके को खराब करो। आपके काम करने का तरीका गलत है, उसकी काम करने का तरीका बढ़िया है। हम जो सोच रहे वही सही हो, जरूरी तो नहीं। बिल्कुल सही, कि जो मेरा वे है काम करने का ये सही हो, ये जरूरी नहीं है। और जो जो उसने किया है वो सही हो गया। लाइफ में अगर देखो, मेहनत एक रिक्शे वाला भी बहुत करता है, बेलदार से ज्यादा मेहनत हम थोड़ी करते हैं। बिल्कुल सही, बताओ। नहीं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बताओ। वही वाली बात है, वो फिजिकल वर्क है ना, मेंटल वर्क अलग होता है। मैं भी आपको ये समझाना चाहता हूँ, जी, जो उनसे मेहनत करवाते हैं ना वो कोठियों में बंगलों में बैठे हैं, जो उनके लिए मेहनत करते हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं। मेरा सर आपसे पर्सनल सवाल है, इसी पर है कि काफी लोग ऐसे हैं कि लेट सपोज किसी के पास एक बजट है एक गाने का, वो गाना करना चाह रहा है, उसके पास 1 लाख रुपए है, वो सोचता है कि मैं उसी गाने पर इन्वेस्ट कर देता हूं 1 लाख और एक गाने से मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसा ना करके वो क्या ऐसा करे कि जिससे उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कैसे उसको रिजल्ट्स मिले, उसको क्या करना चाहिए एक अमाउंट अगर उसके पास है तो? ये एक मिथ है लोगों के दिमाग का कि एक गाना करके फेमस हो जाएंगे। सर मेरे पिताजी ने एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो या आम जिंदगी, जी, वो कहते आपकी पैंट के अंदर कितनी जेब है? 2, नहीं, 3, 4, 2 आगे की 2 पीछे की और एक छोटी पॉकेट। यस, कितनी हो गई?
5, ठीक है, पांचों में डिवाइड करके रखोगे तो अगर कटेगी तो एक ही तो कटेगी। क्या बात है सर, बहुत खूब, समझ गया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एक कट भी गई तो 4 तो जिंदा है। हाँ समझे। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल कर लो, इतना मजबूत कर लो, आप खिल जाओगे ना तो खरीदार मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही है, तो खिल जाओगे तो खरीदार मिल जाएगा सर। बंद कलियों के तो गुच्छे बिकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप, जैसे आपने भी काफी पॉडकास्ट देखे होंगे, एक चीज मेरे को बताइए कि लोग आज की डेट में क्या करते हैं। अभी मैंने भी काफी पॉडकास्ट करे, काफी एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, उनके क्लेम्स होते हैं कि ये नंबर लिख दो या कुछ लिख दो तो चीजें बदल जाएंगी या लाइफ में उनकी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। तो इस पे आपका क्या थॉट है? सर किस्मत तो उसकी भी होती होगी जिसके हाथ नहीं, वो कहाँ लिखे। आप पॉडकास्ट करते हो जी। एक विदेशी लड़का है जिसका इससे नीचे का शरीर नहीं है और मैं नाम नहीं जानता, और दोनों हाथ नहीं है, उसकी सिर्फ इतनी बॉडी है सर मैंने शायद देखा है रील, है ना। और वो कौन से देश का मुझे नहीं मालूम, बट वो मैंने पॉडकास्ट में देखा था। जी वही है ना, वायरल हुई थी। तो वो किसी कंपनी का वो है ऑनर। ओके, ये नहीं पता मेरे को। अब ये हाथ पे लिखने से, हाथ पे लिख करके घर बैठ जाओ तो पैसे कैसे आएंगे? तो उनको कैसे बताएंगे सर जो ऐसी रेमेडीज बता रहे हैं? बुरा मान जाएंगे वो। सर अच्छी बातें भी तो बता रहा हूं मैं। बिल्कुल, है ना। वो कई बार वो कहते हैं जी 108 बार नाम लो काम हो जाएगा। मैं कहता हूं मैं उसका नाम गिन के क्यों लूं जो देता बेहिसाब है। बहुत सही। जब दिल करे तब लो और इतना लो। सर किसी ने अपनी सांसें गिनी है? आपने अपनी सांसें गिनी है? नेवर। कितनी पूरे दिन में कितनी लेते हो? कभी नहीं गिनी सर। है, नहीं गिनी कभी। जो उनको दे रहा है उसका नाम कैसे गिन के लोगे? बिल्कुल सही। तो चलिए मैं एक और आपसे कुछ ऐसी बातें पूछना चाहूँगा इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उससे ही मैं जानना चाहूँगा ये चीज़ें। मेरे को आप एक चीज़ बताइए, अभी रिसेंटली क्या होता है कि बहुत सारे लेटेस्ट न्यू सिंगर्स क्या करते हैं वो कि कंपनीज पर जाते हैं, अपने सॉन्ग्स उनको दे देते हैं और कभी कभार वो उनसे टाई अप भी कर लेते हैं, साइन हो जाते हैं उनसे। ऐसे बहुत केसेस हैं। बड़े नाम हैं, काका सिंगर है, गुरु रंधावा सिंगर है। उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने टाई अप करा टी सीरीज के साथ, लेकिन कुछ उनके आपस में क्लैशेस हो गए जिसकी वजह से उनके 1-1 साल तक गाने नहीं आए। तो वहीं आर्टिस्ट इतना परेशान हो गया, उसने सोशल मीडिया पर बातें करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे गाने नहीं आ रहे, मैं अपने ही गाने डालता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, मैं अपने गाने नहीं गा सकता क्योंकि मेरे को अपने गाने की पेमेंट्स नहीं मिलती, स्पॉटिफाई पर मैंने गाने डाले हुए हैं। ऐसा काका क्लेम कर रहा था कि मैंने स्पॉटिफाई पर ही मेरे गाने हैं, मैं उससे ही पैसे मेरे पास ही नहीं आते। सो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो टी सीरीज हो या और भी बड़े जी म्यूजिक हो, कहीं ना कहीं ये आर्टिस्ट के साथ भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं या आर्टिस्ट की गलती होती है इसमें? आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मेरा ओपिनियन सर, बड़े ब्रांड कैसे बनते हैं आप बताओ? बड़े लोगों के साथ काम करके। भगवान के यहाँ गुणवान नौकरी करते हैं, आप समझे। आर्टिस्ट इसलिए जा रहा है, उसने देखा बहुत बड़ा ब्रांड है, तीसरी जो भी है, हाँ जी, हाँ इसमें मैं काम करूंगा जी, तो मुझे पहचान मिल जाएगी। एक समय था, एक समय वो सच है, एक वक्त था कि जिस भी गायक ने HMV में, टी सीरीज में, उस समय की जितनी हाँ जी, ब्रांडेड हाँ जी। कंपनियां थी, उसमें एक गाना निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। बट उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, उस समय इतना कंपटीशन नहीं था और इतनी हाई तौबा नहीं थी।
आज आप टीवी खोल के देखो, 10 तो सिंगिंग शो है। राइट। वही बच्चे सब शोज में घूम रहे हैं, वही जज सब शोज में घूम रहे हैं। आज बच्चे को क्या चाहिए? जल्दी। आज आर्टिस्ट परेशान क्यों है? उसने कल किसी ने सपोज वो किसी म्यूजिक कंपनी से डिप्लोमा लेके या कहीं से सीख करके यदि वो आ गया, तो मेरा मानना ये है कि जीवन में बिना तपस्या के किसी को मिला ही नहीं है। आपको बहुत जल्दी बढ़ना है सर, छोटे छोटे स्टेप लो। आप कम से कम, हाँ आपके पेरेंट्स बहुत पैसे वाले हैं तो उनके भी पैसे बर्बाद मत करो। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ना अपने। अगर आपके पेरेंट्स पैसे वाले हैं तो उनके पैसे बर्बाद मत करो, और यदि आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो तपस्या तो दोनों को ही करनी पड़ती है। बिना तपस्या के या अप्रोच से आप एक गाना गा लोगे इंडस्ट्री में, या मैं अपनी अप्रोच से अपने बेटे को किसी बड़ी स्टेज पे भेज दूंगा, वो गवा भी देंगे। लेकिन अगर मेरे बेटे के में टैलेंट नहीं होगा ना, वो दोबारा मेरे को मना कर देंगे। मना भी नहीं करेंगे तो मेरे मतलब इग्नोर कर देंगे कि हाँ चलो पंकज जी देखेंगे, फलाना देखेंगे। तो ये टी सीरीज में जाना या ये पंजाब की कंपनी में जाना, कहीं भी जाना, आप में यदि टैलेंट है सर, बीज के अंदर ताकत होती है, वो अपने आप फूट जाता है। बिल्कुल सही। आप अपने लेवल पे अपनी तपस्या, मतलब आग पे तपने जितनी तपस्या करो, आपको जरूर तरक्की मिलेगी। ये देखो बात ये कि अभी आप उनकी बात करो, हो सकता है कल को मैं कोई कंपनी खोलूं, मेरे को भी सिंगर चाहिए होंगे अपनी कंपनी को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। आपने एग्रीमेंट आपने साइन किया है, जरूरत आपको है, कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। कंपनी को जिसकी जरूरत होगी कंपनी उसके शर्त मानेगी, टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ उसकी चलेगी। आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि आप अपनी शर्तें रख सको। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने भी वो इंपॉर्टेंस नहीं दी। सर कंपनी को जरूरत ही नहीं है आपकी यार। आप खुद कंपनी के पास जा रहे हो ना कि सर मैं आपके साथ बाउंड होना चाहता हूं, आप है ना 1 साल का एग्रीमेंट कर लो या 2 साल का कर लो। बिल्कुल सही बात है सर कि कहीं ना कहीं देखो एग्रीमेंट हर कोई पढ़ता है। अगर एग्रीमेंट के जैसी चीजें नहीं होती तो आप सही हो, लेकिन एग्रीमेंट जैसी चीजें हो रही हैं तो आप गलत हो ना। तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, लीगल केस करो, फिर उसके बाद यही सॉल्यूशन है। कोई कुछ नहीं होता सर उन पे, या जो बड़ा है वो बहुत बड़ा है। छोड़ो ठीक है, चलो हाँ, बात नहीं करते। हाँ। एक चीज बताइए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या एक साइंड आर्टिस्ट, कौन सा आर्टिस्ट बड़ा है आपकी नजर में? जो कह दे वो कैसे बड़ा हो सकता है? फिर भी एक सर साइन मतलब क्या है? ठीक है, पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा ही है। ठीक है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग की लाइन? वो इंसान जिसके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो संगीत का, या वो इंसान जिसपे ज्ञान नहीं है लेकिन वो बहुत पैसे वाला है और वो एक सिंगर है? ये कैसा सवाल है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कहते हो ना कि बहुत ज्यादा नॉलेज है एक सिंगिंग की, हर कला की, चाहे वो क्लासिकल सिंगिंग हो, काफी राग हो, उसको बहुत नॉलेज है सर, लेकिन देखो तब भी वो सक्सेसफुल नहीं है सर। मैं आपको ऐसा क्यों? सुनिए, किसी भी चीज की अत्यधिक अधिकता अहंकार को जन्म देती है। चाहे वो आप समझ जाओ, चाहे वो पैसे की अधिकता हो, चाहे वो कला की अधिकता हो। हाँ, तो जिसमें अहंकार होगा वो उसको आप रिचेस्ट कैसे कह सकते हैं? गॉट इट। जैसे कि अभी हमने बात कर रहे थे इंडस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसे बड़े नाम जिनके साथ आपने काम करा हो, कोई आपका लिंक बॉलीवुड से, या कभी किसी ने आपको अप्रोच करा हो, या आपके साथ कोई काम करना चाहता हो, या आपके कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? सर बॉलीवुड से मेरा अभी तक तो भगवान की बड़ी कृपा है, कोई संबंध नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लाइक संबंध बनाना नहीं चाहते आप? मैंने ये कब कहा? संबंध बनेंगे उसकी कृपा होगी। ठीक है, संबंध नहीं है, उसने कुछ अच्छा सोच रखा है। लेकिन आप चाहते हो वैसे अंदर से
कि काम करें हम सर मुंबई मैं में जाके? सर मैं क्या चाहता हूँ आपको बताता हूँ। जी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से 1 सेकंड पहले भी काम करता हूँ, और वो काम मेरे को बॉलीवुड में मिले, पंजाब मिले, दिल्ली मिले, है ना, जहां मर्जी मिले। जो बुरा होता है मैं उसके लिए भी भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, और जो अच्छा होता है उसके लिए तो शुक्राना है ही है। मैं बॉलीवुड में नहीं गया तो ये उसकी कृपा है, उसने कुछ सोच रखा होगा। हर चीज पॉजिटिव तरीके से ही हाँ, सोचनी वो चाहिए। या उसने ये सोचा होगा कि तू उसके लायक ही नहीं है, मैं लायक ही नहीं होऊंगा उसके। क्या पता सर वो लायक ना इसलिए हो। सर ये Possibility। मैं किस दुनिया में मैंने किसी को गलत नहीं कहा, और मेरी वहां किसी से कोई कनेक्शन नहीं है बॉलीवुड में। मैं हालांकि दिल्ली की 2-3 बच्चियां जो बचपन से जो एक आज बड़ी सिंगर हैं वहाँ मुंबई में, उनका बचपन मेरे साथ गुजरा, मतलब नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बस वो दिल्ली की हैं। शायद मैं समझ रहा हूँ, ऑफ द कैमरा हाँ, आप बता देना मेरे को। हाँ, ठीक बट है? मैं उनका नाम लूंगा, वो लोग वो कहेंगे हमें हमारा नाम लेकर के ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं चाहता ही नहीं। सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको दिल्ली शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी एक पर्सन को? ऐसा आपका क्या पॉइंट है इस पर? सर सबसे पहले तो आप मेरे को सक्सेस का मीनिंग बताओ। जो इंसान चाहता हो उसे वो मिल जाए, वही जो तो अभी भी success। मिला हुआ है। तो जो इंसान खुश है अंदर से, उसको सक्सेस की क्या जरूरत है? भाई सक्सेस का क्या मतलब है? आप सक्सेस किसको कहते हो? मेरी नजर में सर सक्सेस वही है जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मैं महारथी बन जाऊं। जिससे मेरे महारत को क्या होती है? उस चीज पे टॉप पे पहुंच जाना। जैसे जैसे आप बताइए, आप अच्छे से बता सकते हैं, मेरे को फंसा रहे हैं आप तो क्वेश्चन से। सर महारत किसको मिली है? महारत तो आज तक सागर को नहीं मिल पाई। कितना गहरा है वो, आज भी अपनी तय खोज रहा है। महारत लता जी ने पूरा जीवन संगीत को दे दिया, मरने से थोड़े दिन पहले भी कह रही थी अभी मेरे को और सीखना था। महारत क्या होती है? आप मंजिल किसको कहते हो? चलो बताओ। सर मंजिल मेरे नजर में वही है। किसको मंजिल मिली है? चलो ये क्रॉस क्वेश्चन मैं आपको करता हूं। सर मेरा आपकी बात से थोड़ा सा मैं भी इसमें सहमत भी हूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम एक जगह पर पहुंच जाते हैं, महारत तो लालच बढ़ जाता है। सर महारत का मतलब होता है उस चीज का अंत कर देना, उसके ऊपर कुछ नहीं। उसके ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही, यही मतलब ऐसे ही बोलते हो? बिल्कुल सही। तो ऐसा कोई एक बता दो जिसने किसी भी चीज का अंत कर दिया हो। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं बात खत्म। है। आपकी नजर में सक्सेस क्या, आप बताइए। मेरी नजर में भाई सक्सेस कोई, सबने अपने अपने क्राइटेरिया बांट रखे हैं। कोई लोग कहते हैं पंकज जी आपकी नजर में मंजिल क्या है? उसको मंजिल मिल गई, उसको मंजिल मिल गई। मैं कहा सर मंजिल मिली किसको है यहां? बताओ, आपको एक नाम दे दो जिसको मंजिल मिल गई हो। आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल बताए, उनको ही नहीं मिली जब तक मंजिल। यहां मंजिल जिसको मंजिल मिलती है ना, वो शांत हो जाता है, वो रुक जाता। मंजिल का मतलब क्या है? स्टॉप। आप ग्राउंड फ्लोर से चढ़ना शुरू करो, छत पे जाके उसके ऊपर कहां जाओगे? कहीं नहीं। नहीं ना, छत पे जाके रुकना पड़ेगा ना। उसको बोलते हैं भाई छत है, इसके आगे आप कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मंजिल किसी को मिली ही नहीं है। आप कहते जी अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, अंडारी बहुत पैसे वाले हैं, कोई रुक भी नहीं रहा सर। जब उनको नहीं मिली है जी, रुकना ही मंजिल है। जहां रुक जाओगे वो आपकी मंजिल है। ये इंसान के ऊपर तय करता है ये चीज। मेरा मानना यह है कि
आप मंजिल की बात छोड़, चल सफर का आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही बात है। बहुत बड़ी अच्छी लाइन भी है कि एक साल में कितने दिन होते हैं मत देखो, एक दिन में कितने साल होते हैं वो देखो आप। हाँ। राइट। नहीं सर, जिसने सफर का आनंद नहीं लिया उसने मंजिल का आनंद कभी, उसको मंजिल मिलेगी ही नहीं। आपने कभी गाड़ी चलाते हो आप? गाड़ी, हाँ बिल्कुल, है ना। तो आपने देखा होगा कि कोई बंदा 100 पे भी चला रहा होता है गाड़ी, और कोई मेरे जैसा 40 पे चलाता है। मैं भी 40-50 पे चलाता हूँ, है ना। कोई मुझसे भी होगा जो 20 पे चलाता होगा, बिल्कुल होते हैं, और कोई ऐसा भी होगा जो 150 पे चलाता होगा। बिल्कुल। बट आप ये समझना कि जो 150 पे गाड़ी चला रहा है ना, उससे पूछना तेरी गाड़ी 150 पे है, फिर भी कोई ना कोई गाड़ी उससे आगे ही मिलेगी, फिर भी कोई ना कोई गाड़ी उससे आगे होगी, और जो गाड़ी 20 पे चला रहा है कोई ना कोई गाड़ी उसके पीछे होगी। आगे भी बहुत है, पीछे भी बहुत है। आप सफर का आनंद लीजिए, मीठा मीठा चलते जाइए। वही उसी में खूबसूरती है सफर हाँ, में, जो है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको जैसे रॉकेट की तरह चलना है चलो। मैं ये मेरी अपनी लाइफ की वो है कि जिसको सफर का आनंद नहीं मिला वो उसको मंजिल क्या मिलेगी। ठीक है, बहुत सही। और अभी चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी हम आपके लाइव शोज के बारे में बात कर रहे थे, आपकी कुछ रील्स देखी थी, उसमें ये भी था कि आप बात करते हैं मर्यादा में रहने की हर कीर्तन से पहले। तो ये क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या है ये चीज, समझाइए थोड़ा। आप अपने फादर के सामने कैसे बैठते हैं? रिस्पेक्टफुली, थोड़ा सा जैसे? तरीके से, जैसे मतलब ज्यादा फैल कर नहीं, थोड़ा सा सिमट कर बैठते हैं। क्यों? वो तो बहुत प्यार करते हैं आपसे। है थोड़ा सा बचपन, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही। तो ऐसे ही कीर्तन दरबार में जब ये मर्यादा मैं इसलिए बोलता हूं कि जिस कीर्तन में आयोजकों ने वो कीर्तन कराया है, चाहे वो माता रानी का कराया है, चाहे भोले बाबा का कराया, चाहे श्याम बाबा का कराया, चाहे बालाजी का कराया, किसी का भी कराया, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किया है या कम बजट में किया है। कम बजट या लाखों टेंटों का और सजावट का खर्चा होगा, लेकिन किसी ने घर के अंदर भी कीर्तन कराया या बड़े पंडाल में कीर्तन कराया, वहां पे हमारे आराध्य आ रहे हैं, चाहे वो फोटो के रूप में आ रहे हैं, चाहे बड़े श्रृंगार के रूप में आ रहे हैं जी। ठीक है, तो यदि फोटो के रूप में आ रहे हैं, बड़े उसमें आ रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, उनको हमने स्थान दिया, तो इसका मतलब वो बैठ गए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना जी। तो यदि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे सरकार है, हमारे दाता है ना, हमारे कई लोग कहते हैं श्याम बाबा मेरे बाप है, मैं भी बोलता हूँ माता रानी मेरी माँ है, भोले बाबा मेरे बाप है, ऐसे बोलते ना जी। तो अपने पिता के सामने आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे आना चाहिए, उसकी तो मर्यादा। अभी मेरे एक भजन की लाइनें हैं, सर झुका हो ये आंखें झुकी हो, हाथ बांधे तो दरबार आना, बैठना इसके चरणों में आकर, दास होने का फर्ज निभाना, वो तो चल देगा आवाज सुनकर, 2 कदम तुझको आना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सुंदर। जब हमें दरबार में बैठने का ही सलीका नहीं आएगा, मैंने बहुत देखे हैं कि लोग मुंह में पान गुटखा खा करके गाते भी हैं और दरबार में भी बैठते हैं और जोत तक में बैठते हैं। क्यों करते हैं ऐसा लोगों को, अगर इतनी? सर अब जैसे बंगाल साइड के लोग हैं या मारवाड़ी टाइप के लोग हैं, या वो पान मसाला खाते हैं, उनको आदत है जी, है ना, वो लोग खाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप खाइए, कौन मना करता है, सबकी अपनी लाइफ है, ठीक है ना, सबकी अपनी लाइफ है। बट कीर्तन 2-2.5 घंटे का तो होता है, आप में उतना भी पेशेंस नहीं है, और जगह होती है सर हर चीज की। सर आप में उतना भी पेशेंस नहीं है ना, मतलब मेरे कहने का मकसद तो ये है कि भाई
कोई स्मोकिंग करता है तो वो दरबार में बैठ के स्मोकिंग करे तो उसको 100 लोग मना कर देंगे कि यार वो दरबार में बैठा यार स्मोकिंग कर रहा है यार, क्या बेअक्ल वाली बात है। तो खा तो तुम भी तंबाकू ही रहे हो ना। राइट। ये मेंटालिटी बदलेगी आएगा इस आने वाले टाइम में। सर मेरा मानना ये है कि चाहे वो भजन आयोजक हो, भजन प्रवाहक हो या भजन लिसनर हो, दरबार यदि हम किसी आराध्य की आराधना कर रहे हैं जी, तो वहां पे आने और जाने का सलीका तो बनता ही है सर। बनता है सर। और अभी हम बात कर रहे हैं शोज की, मर्यादा में रहने की। आपने देखा होगा कि बहुत लोग भगवा रंग पहनकर, बड़े बड़े तिलक लगाकर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो क्या वही लोग ज्यादा डिवोटी माने जाते हैं कि उनके अंदर की जो श्रद्धा है भगवान को लेकर वो बहुत ज्यादा है हमसे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? सर देखो कि एक वे है, जैसे कोई पंथ है ना, उसके अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। मतलब जैसे साधु समाज है जी, अघोरी समाज है, जो भी एक वे है। तो जब हम किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं ना, जी, है ना, हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, तो वहां पे ड्रेस कंपलसरी कर देते हैं। राइट, ओके, बिल्कुल सही। हमारे टाइम में जब हम एंट्री करते थे तो एक टीचर को बिठाते थे कि जूते सही है ना, सही ड्रेस है। पूरी चेक करने की। हाँ, जी, वो एक प्रोसेस है। राइट। तो जो लोग भगवा डाल के वो, अब हमारे स्कूल में सारे बच्चे अच्छे हो ये तो जरूरी नहीं, नहीं, बिल्कुल। ड्रेस सबने पहनी है, हाँ, है ना। ऐसा वहां भी है। और अगर सच्चे साधु की बात करें तो साधु तो यहां से होता है। दिल साफ होना चाहिए सर। आप 3 पीस पहन करके आप उस आराध्य से आपके तार जुड़े हुए हैं तो आपसे बड़ा साधु कोई नहीं। मतलब कपड़े मैटर नहीं करते इस चीज में आप? नहीं, किसने कहा? हाँ, मतलब आप किसी कंपनी में या किसी ऐसे पंथ में जुड़ गए हो, भाई बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो भी अपने एम्प्लॉयज को एक ड्रेस कोड देती है कि आपको ये पहनना है। तो जैसे महात्माओं के, साधु संतों के एक पंथ है जी, उनका एक प्रोसेस है कि भाई उस भगवा को धारण करके बुरे से बुरे आदमी का मन पवित्र हो। चंदन लगाना, ये लगाना एक प्रोसेस में है। जैसे इस्कॉन है, वृंदावन में आप देखो कितने जो विदेशों से लोग आए हुए हैं, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया। राइट, है ना। एग्री। तो वो जैसे चंदन, तुलसी माला है, रुद्राक्ष माला है, ये प्रोसेस है, मैं मानता हूं। लेकिन जो प्रोसेस फॉलो करके भी आपको ट्रेंडिंग में रहना है बिल्कुल। साधु तो यहां से होता है भाई जी, साधु यहां से होता है। ये सब आडंबर, मैं आडंबर नहीं बोलूं, मतलब जो जिसका यहां साफ नहीं है कि कुछ खुदा को लेने आया, कुछ तो ख्याल कर, उसको जहां है रहना वो दिल तो साफ कर। ये सच भी है, कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों को मानता हूँ कि हाँ, अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, आपका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से है, आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो, तो कपड़े मैटर नहीं करते। कपड़े नहीं बैठ, मैं इसमें मतलब मैं पर्सनली मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, देखो हाथ जोड़ के, कि कोई कहे कि जी पंकज जी भगवा कलर के पीछे हैं, मैं किसी के पीछे नहीं हूं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि साधु होने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बहुत सही। और आप मेरे को कोई ये बताइए, कोई ऐसी आप जाने से पहले कोई एडवाइस देना चाह रहे हो हमारे यूथ को, यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए? कोई जो सिंगर्स हो स्पेशली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्या उन्हें एक ऐसी एडवाइस देंगे? बात मैंने शायद शुरू में भी कही थी, अभी भी कह रहा हूं, ब्रॉड माइंड होना चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करो। आप 4 अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे, 5वें अच्छे आप हो जाओगे।
और कहीं ना कहीं सर एक चीज मैं आपसे वैसे भी पूछना चाहूंगा, क्या होता है कि अभी रिसेंटली जैसे आपने बात करी थी कि 10-10 शोज आ गए हैं, लाइव शोज, सॉरी चैनल्स पर, राइट, रियलिटी शोज होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मेरे को ऑफ द कैमरा भी एक कुछ बातें ऐसी बताई थी रियलिटी शोज के बारे में, कुछ आप बताना चाहोगे कि कितना सच होता है, कितना प्रेडिक्टेड होता है ये चीज, या पार्शियलिटी भी होती है इसमें? सर मैं जिस समय मेरी आवाज़ सुनो पहला एक सिंगिंग शो आया था जी आज से, जिसमें जिस सिंगिंग शो को मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ कि वो था रियल सिंगिंग कंपटीशन शो। ओके। दूरदर्शन पे आया था आई थिंक। उसके बाद बड़ा साफ सुथरा चला कुछ साल तक सारेगामा। शुरुआत वहीं से हुई थी शायद, सारेगामा। मेरी आवाज़ सुनो, ठीक है। दूरदर्शन पे आया था, जिसमें लता जी थी और मतलब लेजेंड जजेस थे, और बड़ी ही बारीकी से, बड़ी मतलब इस तरीके से सिंगर की सिलेक्शन होती थी, बहुत शानदार तरीके से उस को जज किया जाता था, म्यूजिक बजता था। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, चैनलों को लगा कि यार बड़ी कमाई है इसमें, बस तो फिर वो सिलसिला चालू हो गया। आज ऐसे ऐसे जजेस बैठते हैं कि और उनके सामने वो बच्चे गाते हैं, अगर उनका गाना उन 3 जजेस में से किसी को कहना रिपीट कर दो, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो रिपीट ही नहीं कर पाएगा वो उसको जज कर रहा है। सर ये ना अब हुआ है कुछ टाइम से, लेकिन कुछ अभी मैं अगर 2 साल 3 साल पहले भी जाऊं, कुछ ऐसे जजेस थे, लाइक सोनू निगम की अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर वो किसी को गाइडेंस भी देता है ना, किसी बच्चे को, तो वो इस तरह गाकर गाइडेंस देता है कि बेटा आपने ये गलती करी है। सर देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने सोनू निगम जी की बात की जी, आपने शंकर महादेवन जी हैं जी, ठीक बिल्कुल है, सही। और कौन सा है, जावेद हैं, क्या नाम है, जावेद अली, जावेद अली हैं, बहुत बहुत सुंदर। और श्रेया घोषाल है। बिल्कुल सही। जो लोग जिन्होंने संगीत को तपस्या की तरह, सोनू निगम जी बड़े लेजेंड सिंगर हैं, और जिस वक्त मेरे को उनके साथ मिला मौका उनके साथ संगत करने का, क्या बात है। बहुत साल पहले मैं जब ड्रम प्ले करता था तो हमारे बैंड पे उनको मैंने दिल्ली में गवाया, और उनके साथ कई शोज की भी है। बट मैंने तब से लेके, हालांकि उनकी तपस्या देखी, मैंने कहा बिना तपस्या के आपको भगवान मिल ही नहीं सकते। और ये बहुत अच्छी बात है ये चीज। नहीं, मैं मतलब आप ये श्रेया घोषाल है ना, और सोनू निगम जी, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, हरिहरन जी, आप सुनो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। बट बहुत ऐसे बहुत नाम हैं, मेरे को याद ही नहीं आ रहे, जो मेरे को बहुत पसंद है। ये बेसिकली सर टीआरपी आज की डेट में जब से आ गई ना, ये रेटिंग्स है ना, इसी पे चीजें हो रही है, ये चीजें हैं। लेकिन आप बिलीव करोगे कि जो बच्चे वहां तक चले जाते हैं जी, जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं जी, किसी छोटे एरिया से बच्चे आते हैं, फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद उसके छोटे कस्बे के में वो मशहूर हो जाते हैं, वो छोटे कस्बे में मशहूर हो जाते हैं जी। फिर क्या होता है, उधर से लिस्टें कटती चली जाती हैं, आखिरी में बचते कितने हैं, 8-10 बच्चे। ऑडिशन देते हैं लाखों बच्चे, फाइनल राउंड में भी 300-400 बच्चे होते होंगे कि ठीक है आप बॉम्बे आ रहे हैं, ठीक है आप बॉम्बे आ रहे हैं, ठीक है आप बॉम्बे आ रहे हैं। जिसको वो कार्ड मिल गया उसके तो एरिया में उसकी धूम हो गई। कार्ड मिलने के 10-12-15 दिन बाद तो आप जाते होंगे ना बॉम्बे, उतने उसके माँ बाप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसके पेरेंट्स और आस पड़ोस के रिश्तेदार ये वो अपने पूरे खानदान में बता देते हैं कि फलां का बच्चा उसका फाइनल उसमें पहुंच गया, ये पहुंच गया, वो पहुंच गया। ठीक है, जो 10 बच्चे जो रियल में वो कंपटीशन लड़ते हैं, 10 से 12 बच्चे, उनमें भी वो बच्चे जो फाइनल 4 में रह जाते हैं या 5 रह जाते हैं। हर किसी की किस्मत नेहा कक्कड़ जैसी नहीं है ना।
कि हारने के बाद भी उसको सक्सेस मिल गई। अरिजीत सिंह भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अरिजीत सिंह भी लगा लो, है ना, 2 4 5 नाम ऐसे हैं। लेकिन वो जो 4 फाइनलिस्ट होते हैं, 5 होते हैं, उनके प्रोमो, उनकी एड, उनका फलाना, मतलब दुनिया भर में उनको 5 लोगों को पेट भर के मशहूरी हो जाती है उनकी। जी। जीतता कौन है? एक। लेकिन 2 4 5 साल उन चारों को भी बहुत काम मिलता है। ये तो है। लेकिन वो जो 6 7 8 9 10, आप, मेरे को बहुत सारे ऐसे सिंगर मिले हैं जिनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। मैं समझ सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे केसेस आई गेस अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोगों को पता चल चुकी है चीज़ें किसके साथ क्या होता है। सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ें लोगों तक पहुंचा दी है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सबको जल्दी चाहिए। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है, सबको जल्दी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेहनत कर लो, कल मजे करना, या आज मजे कर लो, मेहनत कल करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सर। बहुत सही, ये चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली जिसने भी यहाँ तक पॉडकास्ट देखा होगा उसको भी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि एक्चुअल में एक सिंगर की लाइफ भी आसान नहीं होती, एक राइटर की लाइफ आसान नहीं होती। और इनफैक्ट हर फील्ड हमें बहुत कुछ सिखाती है। चाहे वो कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, डेफिनेटली उसको मेहनत करनी चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इट विल टेक टाइम, राइट। एंड डेफिनेटली सर आपके पास जो एक्सपीरियंस है लोगों को बहुत काम आने वाला है। एंड जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा, आई होप आप भी मोटिवेट हो चुके होंगे एंड आपको पता चल गया होगा कि लाइफ में आपको कैसे स्टेबल रहना है और डेफिनेटली मंजिल क्या है, सफलता क्या है, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता लग गई होगी। और ऐसे ही हम आते रहेंगे आप लोगों के साथ अमेजिंग गेस्ट लेकर। एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपने याद किया। बिल्कुल, और दोबारा करेंगे आपसे डिस्कस और भी रियलिटी शोज के बारे में, क्योंकि आपके पास उसका भी एक्सपीरियंस है काफी अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने नज़दीक से देखा है। मैंने कभी किसी में पार्टिसिपेट नहीं करा जी, क्योंकि उसका हाल मैंने दिल्ली से ही देख लिया था। अच्छा, तो वो निचोड़ मैंने बहुत पहले ही निकाल लिया था। हाँ, यदि मेरे को अपनी कैपेबिलिटी पता है कि इतने अच्छे अच्छे सुरीले सिंगर हैं, इतने सीखे हुए लोग हैं, उनके सामने मेरी क्या औकात। मैं इससे पहले कि कोई मुझे धक्के दे, मैं स्वयं, मुझे अपनी, क्योंकि मैंने विधिवत संगीत की शिक्षा नहीं ली। अभी मैं जो गा रहा हूँ, वो जितना भी गा रहा हूँ, अच्छा बुरा जैसा मर्जी गा रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ, वो सिर्फ वो मेहरबान है, सिर्फ और सिर्फ वो मेहरबान है। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को, भगवान माता रानी को है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, जो आपका सोचने का नजरिया है वही बहुत अच्छा है। एक पॉजिटिव मेंटालिटी है आपकी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे, कह लो एक हर चीज में वो आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, जितना मेरे को महसूस हुआ आपसे बात कर। सर, आप को प्रार्थना करने के लिए जी किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। मंदिर आप किस लिए जाते हैं? प्रार्थना के लिए, प्रेयर्स के लिए, मेडिटेशन के लिए। मंदिर में आकार रूप के दर्शन करते हो आप, और आंखें बंद करके निरंकार रूप के दर्शन करते हो। दोनों का अपना आनंद है। बिल्कुल, तो दोनों का आनंद उठाओ ना, दोनों का आनंद उठाना चाहिए। जीवन में कहते 4 पहर होते हैं। लाइफ को जीने का सबसे बढ़िया फंडा मैं आपको बताता हूं। जैसे 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठीक है। 4 स्टेप लाइफ के होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और, ठीक है। मैं वो चारों पहर रोज जीता हूं। क्योंकि आप सफर का आनंद ले रहे हो, बेसिकली बात ही है। आप, मैं बच्चों की तरह हंसी मजाक भी करता हूं। मेरी फैमिली में सबको पता है कि मैं लड़कपन बच्चों की तरह खूब हंसी मजाक करता हूं, चलता हूं, कूदता हूं,
दरवाजा बंद करके शीशे के आगे ना टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता हूँ अपने अंदर के बच्चे को जवान रखने के लिए। जवानी में क्या किया जाता है, मेहनत मैं करता हूँ, बहुत करता हूँ। देखिए मेरी ना भी किसी से बात हुई थी, वो भी एक वो स्पेल कास्टर थी, उनका भी यही कहना था अगर हम अपनी सोल को यंग रखते हैं ना तो डेफिनेटली हमारी चीजें भी बदल जाती है। तो अपने अंदर का जो बच्चा है ना वो हमेशा जवान रहना चाहिए। नहीं, खाली बच्चे को जवान रखना भी सही नहीं है ना, लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैंने अभी क्या बताया जी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और सारी स्टेजेस जरूरी हैं। पूरे दिन में आप बच्चों की तरह उछल कूद, सबके सामने नहीं, ऐसी उम्र में सबके सामने कैसे करेंगे, दरवाजा बंद करके या कुछ भी अपने नियर डियर, आपकी वाइफ, आपके बेटा बेटी बहू के सामने, जिनको पता है आपका स्वभाव ऐसा है, उनके साथ मजाक करें। जवानी में क्या करना है, मेहनत करनी है। बिल्कुल सर। पूरे दिन अपने काम के लिए मेहनत करो। बुढ़ापे में क्या है, आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन करना है, थोड़ी देर अकेले शांत बैठो और डेली एक बार उस अंतिम दिन को याद करना है, एक बार जरूर। जो मतलब मैं नहीं कहता कि सब करते होंगे, मैं जो करता हूं, आंख खुलते ही शुक्राना भगवान का कि प्रभु आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा उपकार है कि आपने एक नई सुबह मुझे दिखाई। आज का दिन आपकी कृपा से बहुत सुंदर जाएगा, आपने बड़ी कृपा की। बिल्कुल, बिल्कुल। और डेली एक बार अंतिम दिन को याद करना है। लोग याद नहीं करते, लोग पता कब याद करते हैं, जब किसी के पीछे पीछे जाते हैं, ओह यार एक दिन हमको भी जाना है यार, वो विजुअल दिखते हैं जब। हाँ, कुछ नहीं धरा, जब तक शमशान के अंदर होते हैं तब यार क्या इसलिए कमाई करनी है, क्या करना है। उसके बाद बाहर निकलते ही मेरा ऑर्डर मेरा ऑर्डर मेरा ऑर्डर। बिल्कुल, मैं समझ गया। उससे बेटर ये है कि डेली आप अपनी सांसारिक जीवन के साथ साथ आत्मिक यात्रा भी, जो अंदर का जो सुख है वो आपको कोई नहीं देगा, वो तो स्वयं लेना पड़ता है। ना आपकी वाइफ देगी, ना बेटा देगा, कोई नहीं देगा जी। आप भोजन मांगो, भोजन मिल जाएगा, जो मांगोगे सब मिल जाएगा संसार से। आत्मिक सुख तो आपको स्वयं से ही मिलेगा, स्वयं से मिलेगा। बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छे से आपने चीज़ों को समझाया और जाते जाते भी आपने काफ़ी अच्छी बातें करी। एंड डेफिनेटली मिलेंगे आपसे ज़रूर, और अच्छे टॉपिक्स ऐसी आप बताना हमें, अपनी कहानियां भी हम जानेंगे आपसे काफ़ी, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड खास करके यंग ऑडियंस को जो ये पॉडकास्ट देख रही है। एंड डेफिनेटली मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच पंकज। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय माता दी।